नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और शुरुआत करते हैं समय की हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का आज फिर हंगामा। शोर शराबे के कारण संसद की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। 10 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार हुई सख्त। 250 उपद्रवियों के फोटो हुए जारी। लगभग 3 दर्ज उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। अन्य की तलाश तेज। उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली भी होगी। फर्रुखाबाद में माफिया अनुपम दुबे उर्फ सोनू और उसके परिजनों की 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने कहा कुर्की से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में आग के मामले में प्राचार्य को हटाया गया। लापरवाही बरतने वाले 3 अन्य अधिकारी निलंबित। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। दरअसल संसद में कामकाज के लिहाज से शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में आज के दिन शुरुआत भी विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा जारी रहा, जिसके बाद फिर से सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही वक्फ बोर्ड संशोधन पर बनी जेपीसी के समय को बढ़ाने को लेकर जेपीसी अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद स्मृति का कार्यकाल बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सदन में अनुमोदित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी का उन्होंने जायजा लिया और योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को जीवन बीमा के प्रमाण पत्र वितरित किए। नाविकों को टूल किट वितरण किया। कुंभ मेला प्राधिकरण के सभागार में एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने सभी विभागों की समीक्षा की है और कुंभ के कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें सभी विभागों को अपने काम 10 दिसंबर तक पूरे कर लेने हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री का प्रयागराज आगमन होगा, जहां मां गंगा का पूजन और डिजिटल कुंभ मेले का वो शुभारंभ करेंगे। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहां पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। हम लोग पिछली बैठक के दौरान लगभग 1 महीने लेट थे, लेकिन इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लागू की है हमारे सफाई मित्रों के लिए और बहुत अच्छी सुविधा है। हम लोग स्वच्छता ग्राही गंगा सेवा दूत से जुड़े हुए हैं सर। यहाँ पे हम लोगों बाहर से आने लोगों को समझाएंगे कि वो बाहर कचरा ना फैलाएं, पॉलीथीन का उपयोग न करें। तो ये मेले का विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। और सर हम उनको जागरूक करेंगे किस चीज़ों को यहाँ पे उपयोग करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है सर। वैसे आज ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
संभल जिला प्रशासन ने जारी किए सर्वे किए जाने वाला वीडियो, जिसमें शांतिपूर्वक सर्वे को लेकर पूर्ण रूप से बनाया गया वीडियो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना का प्रतीक नहीं हो रहा है। वहीं कोर्ट कमिश्नर द्वारा जिन जिन व्यक्तियों के लिए सर्वे ने आदेश दिया था, उन व्यक्तियों के साथ विष्णु शंकर जैन वकील के साथ पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी संभल के साथ सर्वे के लिए जाते हुए समस्त वीडियोग्राफी की गई, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत और अभद्र नारे कहीं भी नहीं प्रतीत हो रहे हैं। एक तरफ शासन प्रशासन शांति स्थापित करने के साथ उपद्रवियों को दंडित करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के दबाव के चलते ये हिंसा हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। प्रशासन ने भी हिंसा के पीछे स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक के पुत्र को आरोपी बनाया है। जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। संभल में सांसद सपा का, जहां हिंसा हुई वहां का विधायक भी सपा का। हिंसा को भड़काने का आरोप भी सपा के इन्हीं दोनों नेताओं पर। इसके बावजूद सपा न सिर्फ अपने सांसद और विधायक का बचाव कर रही है, बल्कि हिंसा के मिले तथ्यों को अब निराधार भी बताने लगी है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत FIR लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफी। कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। सपा लगातार आरोपियों की वकालत कर रही है, वो भी तब जब इस हिंसा से जुड़े कई प्रमाण सबके सामने आ चुके हैं। अब सपा इस मामले को संसद में उठाने को लेकर भी सियासत कर रही है। वहीं संभल जाने का मुद्दा भी गर्म कर रही है, जबकि सपा के इस रवैये पर बीजेपी ने भी कड़ा पलटवार किया है कि शांति फैलाने वाला कृत्य करें और शांति में अशांति पैदा करने वाले भावों से दूर रहें। और जिस प्रकार से टेलीविजन चैनल पर खुलेआम रिवॉल्वर ताने लोग दिखे हैं, पत्थर लिए लोग दिखे हैं, विपक्ष को उनकी भी निंदा करनी चाहिए। कोई मृत्यु हो जाए, कोई जीव जंतु भी, तब भी बड़ा दुख की बात होती है। यहाँ तो व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये दुखद है। ये ने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। अब हमारी टीम 3 दिन का समय दिया था, 3 दिन के बाद हम टीम से जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तब लौट के उसके बारे में बात करेंगे। जी तेल का काम करने जा रहे हैं, गलत बात है, गलत बात है। पुलिस पर वहाँ हमला हुआ, इसका पूरा भाई विजुअल्स को कैसे नकार सकते हैं? विजुअली जो दिखाया गया उसको आप नकार रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में लगी आग मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटा दिया गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले 3 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस दुर्घटना में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय कमेटी के आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को हटा दिया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर, NICU वार्ड की सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और अवर अभियंता विद्युत संजीत कुमार को निलंबित करके उन्हें चार्जशीट दे दी गई है। यह कल ऑफिस आवर्स के बाद हमें मिली है। आज उसका हम परीक्षण करके और कार्रवाई करके आपको सूचित करेंगे। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का ये बयान बुधवार की सुबह का है और इस बयान के महज चंद घंटों बाद ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपनी कही बात पर एक्शन भी ले लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। झांसी मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर को आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को उनके पद से हटाया गया। NICU वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय, कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर और विद्युत विभाग के अवर अभियंता संजीत कुमार को निलंबित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यवाही के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। घटना के दिन ही सरकार ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की बात कही थी और डिप्टी सीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसे अब अमल में लाया गया है। लखनऊ में रेलवे की बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। RDSO स्टेडियम में इनो रेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी आज 28 नवंबर से शुरू हुई है। ये प्रदर्शनी 30 नवंबर तक लगी रहेगी। इसमें देश विदेश की कंपनियां आई हुई हैं जो रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यहां प्रदर्शित कर रही हैं। इनो रेल प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा ने RDSO लखनऊ के महानिदेशक उदय बोरवडकर से विशेष बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। ये रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नित्य नए प्रयोग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है और इसी इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो इसका हिस्सा है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ RDSO लखनऊ जो स्टेडियम है वहां पर एक इनो रेल प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है जो 3 दिन तक चलेगी और इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए RDSO के महानिदेशक दूरदर्शन के साथ हैं। ये जो इनो रेल प्रदर्शनी है ये एक्चुअली अब ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी है और इसमें देश विदेश से एग्जिबिटर्स जो रेल रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा जो ये नाम है प्रदर्शनी का वही इनो रेल है, मतलब इनोवेशन इन रेलवेज। तो नए नए विचार, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी जो रेल के सफर को और अच्छा, आरामदायक और सेफ और रिलायबल बना सके, उसके लिए ये प्रदर्शनी है। सर, आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, तो देश के बाहर से भी कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? विभिन्न देश जो हैं जो रेल रोड्स में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, UK है, इस तरह के जो देश हैं जो जहाँ पे रेल रोड सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। भारत से भी हमें गर्व है कि बहुत सारी भारतीय कंपनीज जो कि स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे यंग स्टार्टअप्स हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से या IIT से या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली, वो लोग भी इसमें प्रदर्शनी कर रहे हैं। सर, अभी हम लोग ने बाहर जो स्टॉल एग्जिबिटर हैं उनसे बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, तो उन्होंने बताया कि रेलवे के और RDSO के बड़े अधिकारी उनके स्टॉल तक आए, देखें, समझें उनकी टेक्निक को। तो सर, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास है? हमारे उच्च अधिकारी जो भारतीय रेल के हैं, न सिर्फ RDSO के, लेकिन भारतीय रेल से भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इवन रिटायर्ड अधिकारी भी आए हैं और हम सभी इन स्टॉल्स पे व्यक्तिगत रूप से जाके और हर एक स्टॉल को अच्छे से देखेंगे, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग है उसको समझेंगे। और न सिर्फ आज और कल और परसों, बल्कि मैं तो इससे व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ ताकि तैयारियाँ बहुत अच्छी हों। और कल भी हमने बहुत समय बिताया है इस बात के लिए। और आप आश्वस्त रहें, सभी लोग आश्वस्त रहें कि हम हर एक स्टॉल को बहुत गौर से देखने वाले हैं और उनसे हमें बहुत अच्छे टेकअवेज और लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ RDSO ने दिया है। RDSO स्टेडियम में ये एग्जीबिशन 30 तारीख तक लगी रहेगी और कोई भी यहाँ पर आकर रेलवे को समझ सकता है, RDSO की वर्किंग को समझ सकता है और RDSO क्या नया लेकर आया है, रेलवे क्या इनोवेशन कर रहा है, उसको जान सकता है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दुर्गा शर्मा जुड़ रही हैं लखनऊ से। दुर्गा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अभी हमने आपका वॉक थ्रू भी देखा, क्या कुछ खास बातें हैं अगर इस प्रदर्शनी की बात की जाए तो क्या कुछ खास बातें वहां पर आपको देखने को मिली? और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो वहां की तस्वीरें हैं वो भी आप दिखाएं। अपनी रिसर्च में, डिजाइनिंग में एक बेंचमार्क सेट करता है, उसने ये पहल की है, भारतीय रेलवे ने ये पहल की और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जो भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं। और चाहे कास्टिंग की बात हो, मॉडलिंग की बात हो, रेलवे में जो भी यंत्र संयंत्र लग रहे हैं उस क्षेत्र में जो इनोवेशन हो रहा है
उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और एग्जिबिट करने के लिए कही गई हैं। अपने उत्पाद जो उनके हैं उनको एग्जिबिट यहाँ पर किया जा रहा है और रेलवे के बड़े अधिकारी, RDSO के बड़े अधिकारी उसको देख रहे हैं और जो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है वो यहाँ पर आकर इन सब चीजों को देख सकता है। और 3 दिन तक ये एग्जीबिशन है। जैसे कि आपने बोला भी कि हम थोड़ा सा दिखा सके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से ये जो स्टॉल है, इनसे हमने पहले भी बात की थी, ये गुजरात से आए हुए हैं दीप्ति। और ये जो रेलवे में यूज होते हैं कास्टिंग मॉड्यूल, उसको यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं। और इसी तरह आप ये जो अगला स्टॉल आप देख रहे हैं, ये रेल पहिया कारखाना बेला जो कि बिहार का है, वहां से आए हैं। और ये जो रेलवे में जो बड़े बड़े वैगन होते हैं, गाड़ियां होते हैं, उनके पहिए बनाने का काम करते हैं। और ये इसके अलावा भी कई सारे स्टॉल है जहाँ पर इसी तरह के जो है संयंत्रों को पेश किया गया है और उनके बारे में बताया जा रहा है। और सबसे खास बात ये दिखती कि यहाँ पर केवल देश के नहीं, विदेश से भी कंपनियां आई हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं और भारतीय रेलवे को किस तरह से एनरिच किया जाए ताकि जो अपेक्षाएं हैं रेलवे से वो पूरी हो सके, चाहे वो समय को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो। उसके लिए रेलवे को एनरिच करने के लिए जो भी इनोवेशन हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा सकती है, वो सब यहाँ पर एग्जिबिट की जा रही है, बताई जा रही है। और एक प्लेटफॉर्म दिया गया है उन कंपनियों को और जो रेलवे से जुड़कर काम करना चाहती हैं। दीप्ति, बिल्कुल दुर्गा, जिस तरह से आपने हमें तस्वीरें दिखाई, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आप बता रही देश विदेश हर जगह से लोग यहाँ पर आए हो, क्या आपको लगता है ये रेलवे के पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट को लेकर, रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर तेजी से काम हो रहा है, क्या आने वाले समय में इस तरह की जो प्रदर्शनी है रेलवे की बेहतरी की ओर एक और कदम माना जाए इसे? बिल्कुल दीप्ति, ये एग्जीबिशन दरअसल ये 6th सीजन है। इससे पहले 5 संस्करण इसके हो चुके हैं और हर बार ये बहुत सफल आयोजन होता है। यहाँ पर जो एग्जिबिटर हैं उनसे खुद हम लोग ने रिएक्शन लिए थे कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या रिएक्शन है इस पहल को लेकर। तो उन्होंने बताया कि ये जो रेलवे की तरफ से मंच दिया जाता है, ये इनको सीधे कनेक्ट करता है रेलवे के बड़े अधिकारियों से, RDSO के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे, और मौका देता है कि अपनी टेक्नोलॉजी को ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और हमने यहाँ पर जो RDSO के DG हैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया था दीप्ति कि किस तरह से रेलवे और RDSO दोनों ही मिलकर इनोवेशन लेकर आए हैं। उन्होंने कई कवच का जिक्र किया और कई टेक्नोलॉजियां भी बताई हैं जिसमें रेलवे को समृद्ध किया। उन्होंने ये कहा था कि जो है रेलवे संकल्पित है अपने जो यात्री हैं उनको बेहतर और सुरक्षापूर्ण सफर देने के लिए, उसी के लिए ये पहल की गई है। और 3 दिनों तक ये सब यहाँ रहेगा। केवल एग्जीबिशन में यहाँ पर सेमिनार भी हो रहा है जिसमें किसी रेलवे से जुड़े हुए, RDSO से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और जो भी कंपनियां हैं उनकी भी जो क्वेरी है उनको भी यहाँ मौके पर जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है। जी बिल्कुल दुर्गा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर में अलग अलग हुई 2 मुठभेड़ में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक बाइक और अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किया। दोनों गिरफ्तार हुए बदमाशों पर संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अजय पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ था, उस पर रिटायर्ड फौजी की हत्या का आरोप है। वहीं दूसरी मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश शहनवाज 15,000 का इनामी है, वो गौकाशी का आरोपी है, उससे पर भी कई मुकदमे गौकशी के दर्ज हैं। आज रात कोतवाली नगर द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लल्ला बाबू चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल बहुत तेजी से आती हुई दिखी गई। पुलिस का बैरियर देख के उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में घुमा ली। सारी चौकियों का अलर्ट किया गया। तो वलीपुरा नहर के पास कोतवाली नगर की टीम और SOG ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस की गोली लगने से मोटरसाइकिल जो व्यक्ति चला रहा था उसके पैर में गोली लगी और दूसरे व्यक्ति फरार हो गया। इस व्यक्ति पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है। हमें इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास अभी जारी है। मथुरा धर्म नगरी वृंदावन में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने के लिए साधु संतों के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति एवं मंदिर निर्माण न्यास के
आह्वान पर आयोजित धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया के अनेकों साधु संत विद्वान जन शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि संभल में जिस तरह से कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गए उसका सम्मान होना चाहिए था, मगर सपा के नेताओं ने वहां दंगा भड़काया और हमें पूरा विश्वास है कि संभल में यूपी के मुख्यमंत्री और प्रशासन शांति बहाल करने में कामयाब होंगे। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल दंगे के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सख्त संदेश बांग्लादेश की हुकूमत को दे और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का ये आंदोलन पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। कैसे और इसको विस्तार दिया जाए, अदालत में और अच्छी लड़ाई लड़ी जाए और ये लड़ाई जनतंत्र है, जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाए, उसकी योजना बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। वास्तव में आज बहुत उत्साहवर्धक ये धर्म संसद रही है, जिसमें सबसे पहले तो जो गर्भगृह है श्री कृष्ण जन्मभूमि का और जिस पर ईदगाह इस समय बनी हुई है, लगभग 2.5 एकड़ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शीघ्र ही अपने हिंदुओं को सौंपा जाए ताकि उसी स्थान पर भगवान कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बन सके जहां भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्म स्थली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन धाम में किया गया और हमारा मानना है कि 13.37 एकड़ में से जमीन है जो हमारी, जिसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह भगवान का वो विधर्मियों के कब्जे में है, वो हमको मिलना चाहिए। उसी को लेकर के आज प्रस्ताव पारित किया गया और सबका मानना है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ मंदिर का निर्माण हो। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसमें विश्व के अनेक देशों से, यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यानी और भारत के हर प्रदेश से संत महात्मा आए हुए हैं और हम लोग जो है जो पूरे जन समाज को, भारत में नहीं समाज सनातन धर्म के पूरे विश्व समाज को और सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जो श्री कृष्ण की भक्ति पूजा करते हैं वो लोग भी आए हुए हैं। जनपद कानपुर नगर के जाजमऊ के पोखरपुर फार्म के पास 4 साल से बंद पड़े मदरसे में एक बच्ची का कंकाल मिला है। मदरसे में 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, लेकिन 4 साल पहले कोविड काल में मदरसा बंद कर दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एडीसीपी पूर्वी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मदरसे में मिले कंकाल को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक ये जो मदरसा था पहले चलता था लगभग 1.5-2 साल पहले, ये बंद हो गया था और इस मदरसे में एक कंकाल की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल पुलिस ने रेड किया। फील्ड यूनिट पुलिस सब ने पहुंचा है और उसको जो कंकाल था स्केलेटन उसको बरामद किया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उसके डीएनए सैंपलिंग भी हम लोग कराएंगे, डीएनए से प्रिजर्व किया जाएगा। फील्ड यूनिट ने आया है, अपना काम किया है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो किया है। हम लोग इस चीज को भी तस्दीक करेंगे कि क्योंकि मदरसा ऐसा कोई, अभी मेरी लोकल सभासद से भी बात हुई, लोकल ऑफिसर्स भी बता रहे हैं कोई मदरसा रजिस्टर्ड कोई मदरसा यहाँ पे हम लोग की जानकारी में नहीं था। यदि कोई पूर्व में संचालित था, कब ये बंद हुआ और इसमें कैसे कंकाल आया, इसकी पूरी एक गहराई से तफ्तीश की जाएगी। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और अन्य कई प्रकार के श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत कुशल कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा रही है। लाभार्थी 5 दिन की प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार युवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। वहीं ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे युवाओं का कहना है कि हम यहाँ से ट्रेनिंग कर सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक अच्छी नौकरी करेंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा योजना के तहत विजन इंडिया के द्वारा अभी तक हम लोग 800 बच्चों को, युवाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इसमें अभी हम लोग जो ट्रेनिंग करा रहे हैं 5 जॉब रोल में ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा योजना चल रही है। और इनको 800 बच्चों को जो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उन 800 बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र मुहैया करा के उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार
लेने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी की स्कीम के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत अच्छी योजना बनाई है जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके यूज से हमें लोन भी ले सकते हैं ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सके। साथ ही हमें 15,000 रुपए की टूल किट की भी इसमें प्रावधान है और हमें 5 से 6,000 रुपए जो हमारे खाते में आते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग के रहते हैं, वो भी हमें इसी में मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वकर्मा की लगाई है, जो स्कीम चलाई है, उसके अंतर्गत मैं 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो मेरी कारपेंटर की ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अंतर्गत मुझे आने जाने का और यहाँ का 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से खर्चा मिल रहा है, आने जाने का भाड़ा भी मिल रहा है और इसमें 15,000 रुपये की किट मिलेगी मुझे और सहायता के रूप में कम ब्याज दर पर 5% के हिसाब से अगर आवश्यकता पड़ने पर मुझे काम के लिए आवश्यकता पड़ी तो 1 लाख रुपए की लोन भी मिलेगी, जो मेरे 18 महीने में भरी जाएगी और वो किस्तों के द्वारा भरी जाएगी। फिरोजाबाद में जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली और अन्य स्थानों से विभिन्न कंपनियों ने सहभागिता की। 262 आवेदकों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन किए थे, जिनमें 100 से अधिक आवेदक साक्षात्कार देने पहुंचे। भारतीय जीवन बीमा कंपनी में 25, केयर हेल्थ नर्सिंग प्राइवेट कंपनी दिल्ली में 12 तथा अन्य कंपनी में तमाम लोग नौकरी के लिए चयनित हुए। आज जो है एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन जिला सेवायोजन कार्यालय डबरई में जो है लगाया गया है और यहाँ पे आज 3 तरीके की कंपनी आई है, LIC, आपकी केयर हेल्थ और आपकी एक आई है HRMS करके। हॉप फाउंडेशन भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और लगभग जो है 262 बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है और बाकी आपकी 25 बच्चों के करीब LIC में सेलेक्ट हुए हैं और 100 प्लस बच्चों ने जो है पार्टिसिपेशन किया। मुझे रोजगार मेले के माध्यम से एक जॉब मिली हुई है और मेरी जॉब अच्छी है और मेरे को लगभग 18,000 के वेतन पे मुझे रखा गया है और मेरे लिए रोजगार मेला वरदान साबित हुआ है। मैं इसके लिए हमेशा सभी ऊपर सरकार और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोजगार मेले के बारे में इंटरेस्टिंग था, कुछ कैंडिडेट मिलेंगे, इसी के लिए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और बच्चे जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों के लिए, तो हमने सोचा आज अपनी हम ड्राइव लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आज हम आए और काफी लोगों में बच्चे मिले हैं, 10-12 स्टूडेंट काफी हुए और उनकी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब सड़े गले आलू कचरा नहीं बल्कि जैविक खाद का उत्पादन होगा। कोल्ड स्टोरेज में सड़े गले आलू कचरा नहीं होगा बल्कि उन्हें जैविक खाद के रूप में बनाकर किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अलीगढ़ जिले के सभी कोल्ड स्टोरेज उद्यान विभाग ने हरित क्रांति की पहल की है। जो कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़कर बदबू करता था, अब वो जैविक खाद बनाया जा रहा है, जो किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा, जिससे किसान भी दुगनी आय कमाएंगे। जिले के उद्यान अधिकारी शिवानी तोमर ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में जो भी आलू खराब हो जाता है या सड़ गल जाता है, उसके निस्तारण के लिए कोल्ड स्टोरेज संचालकों को सुझाव दिया जा रहा है। वो लोग इनका खाद बनाकर निस्तारण कर सकते हैं। जो भी कोल्ड स्टोर में आलू खराब हो जाता है या सड़ जाता है, गल जाता है, जो भी किसान है कटा छटा आलू जो साइड में निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, जिसका एक कूड़े का ढेर जो है कोल्ड स्टोर में बन जाता है, उसके निस्तारण के लिए अभी कोल्ड स्टोर जितने भी कोल्ड स्टोर ओनर्स हैं उनको सुझाव दिया जा रहा है कि वो इसका खाद बना के निस्तारण कर सकते हैं। एक अपने ही कोल्ड स्टोर एरिया में पीछे की तरफ या कहीं पे भी एक पिट बना के वहां पे उस सारे कटे छटे आलू को डाल के और भी सब्जियों को डाल के जो भी उनकी चीजें हैं वो एक जो है खाद बना सकते हैं और उसको किसानों को दे सकते हैं। प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री राकेश कुमार राठौर अपने 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अब झूठ बोलने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। देखो ऐसा है, वही होगा ना, वो 24 में दिखा, उनका 27 और 33-34 दिख रहे हैं। अब जो है ग्राफ जब गिर रहा है, जनता इनको नकारा कर दिया, तो अब कुछ ना कुछ बताएंगे तो है, तो झूठी नहीं चल पाएगी। जनता जान गए माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सक्षम प्रदेश बनना चाहता, बनेगा और रहेगा। भाई राहुल गांधी वो 9 की 7 2 ही पे अटक गए, क्योंकि झूठे मक्कारी नहीं चलती है, झूठी मक्कारी नहीं चलती है। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।